देखते हैं यूनिट वेक्टर। ठीक है, कि यूनिट वेक्टर क्या होता है और क्या इसका एक्चुअल यूज होता है वो हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, तो मान लिया जैसे एक फोर्स वेक्टर लेते हैं। ठीक है, इस फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? इस फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने ले लिया 3 न्यूटन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ये भी लिख देते हैं क्योंकि वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन लिखना भी जरूरी है। अब एक बात देखो कि ये एक ऐसा वेक्टर है जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है और उसका मैग्नीट्यूड कितना? 3 न्यूटन। ठीक है, 3 इक्वल पार्ट में अगर इसको डिवाइड करें, 3 इक्वल पार्ट में अगर इसको डिवाइड करें, सपोज यहाँ से कर दे, तो एक ये वेक्टर मिला, एक ये वेक्टर और एक ये वेक्टर, ये मिलेगा, 3 वेक्टर मिलेंगे अब। तो ये जो वेक्टर हुआ ओ ए बी सी, तो ओ सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना? 3 न्यूटन। इस पूरे जो लाइन जो हमने बना रखा है, एरो बना रखा है, उसका मैग्नीट्यूड कितना? 3 न्यूटन। मैं अगर ये बोलूं कि ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना, तो वो किसके बराबर होगा? 1 न्यूटन। क्योंकि 3 यूनिट पूरा अगर 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है तो कितना होगा? 1 न्यूटन। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं कि ओ ए एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1 न्यूटन। ठीक है, ओ ए एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1 न्यूटन। और किस डायरेक्शन में है? तो इसका डायरेक्शन फोर्स के डायरेक्शन में है। ठीक है, और हमने यूनिट वेक्टर क्या पढ़ा था कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो? यूनिटी। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या हो? यूनिटी। तो ये क्या होता है? एक तरीके से ओ ए जो है वो हमारा क्या है? यूनिट वेक्टर है। क्या है हमारा? यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स वेक्टर। फोर्स वेक्टर के डायरेक्शन में क्या है हमारा? यूनिट वेक्टर। ठीक है, यानी ये क्या शो कर रहा है कि अगर इस फोर्स वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे तो वो कितना हो जाएगा? 1 न्यूटन। और डायरेक्शन क्या रहेगा? इसी के डायरेक्शन में। चूंकि मैग्नीट्यूड हमारा कैसी क्वांटिटी? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव क्वांटिटी है तो डायरेक्शन क्या रहेगा? सेम। यानी अगर एफ वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, ठीक है, एक वेक्टर को एक अगर स्केलर से डिवाइड करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। तो एक वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे तो हमें क्या मिलेगा? वेक्टर क्वांटिटी। और उसका डायरेक्शन क्या होगा? एफ। क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका डायरेक्शन किसके डायरेक्शन में? एफ के डायरेक्शन में। और मैग्नीट्यूड कितना? 1। तो भाई ऑब्वियसली ये क्या हम मिलेगा हमें? यूनिट वेक्टर। ये क्या मिलेगा? यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एफ, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स वेक्टर। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? कैसे डिनोट करते हैं? थोड़ा एक अलग सिंबल लेते हैं, एफ कैप के जैसा। ठीक है, क्या लिखते हैं? एफ कैप से डिनोट करते हैं। तो एफ कैप की वैल्यू क्या होगी? तो एफ वेक्टर अपॉन क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ एफ। ठीक है, अगर मान लो कोई एक वेक्टर ए है, ठीक है, इस डायरेक्शन में अगर हमें एक यूनिट वेक्टर डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे? तो ए कैप इक्वल्स टू किसके बराबर? तो वेक्टर ए अपॉन कितना? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। अगर वेक्टर बी के डायरेक्शन में करना है तो वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, अब देखिए ये जैसे हमने क्या किया कि एक्स वाई जेड एक्सिस, जो नॉर्मली जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन डिनोट करते हैं, ठीक है, कि उसको सपोज एक पार्टिकल है वो 3 मीटर पर, ये एक्स में एक्स एक्सिस के लॉन्ग कहाँ पे? 3 मीटर डिस्टेंस पे है, वाई एक्सिस के लॉन्ग 4 मीटर पे। तो किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन अगर डिनोट करना रहता है, ठीक है, क्या उसकी वेलोसिटी वगैरह भी हो सकती है। ठीक है, तो पोजीशन रिप्रेजेंट करते हैं किसके टर्म्स में? कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ के रेस्पेक्ट में हम लोग डिनोट करते हैं। एक्स वाई जेड एक्सिस में जो भी ऑब्जेक्ट का मोशन भी डील करना रहता है तो जनरली हम लोग किसके टर्म्स में लेते हैं? एक्स वाई जेड एक्सिस के टर्म्स में लेते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं हम लोग एक एक्स वाई जेड के अलोंग एक यूनिट वेक्टर ही डिफाइन कर लेते हैं, ताकि अगर कोई पर्सन एक्स में मूव करेगा तो हम जैसे अगर इन जनरल लिखना हो कि ये सपोज एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर एक पर्सन, ठीक है, अगर ये सपोज 30 मीटर पर सेकेंड से इधर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे कि उस पर्सन की वेलोसिटी क्या है? 30 मीटर पर सेकेंड। किस डायरेक्शन में? इन एक्स डायरेक्शन। तो हमें पता चल जाएगा कि यार वो पर्सन जो है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन लिखा मैंने, मतलब पीछे के डायरेक्शन में, ठीक है, तो हमने सोचा कि क्यों ना एक इतना लंबा लिखने की बजाय एक्स वाई जेड में एक एक यूनिट वेक्टर डिफाइन कर लेते हैं।
इससे फ़ायदा क्या होगा कि डायरेक्ट 30 मीटर पर सेकेंड और x में जो यूनिट वेक्टर लिखेंगे, y में जो यूनिट वेक्टर डिफाइन करेंगे या z में जो यूनिट वेक्टर डिफाइन करेंगे वही लिख देंगे आप। तो हमने क्या किया कि x, y, z तीनों एक्सिस के अलोंग, ठीक है, x, y, z तीनों एक्सिस के अलोंग एक एक यूनिट वेक्टर हमने डिफाइन कर रखा, ठीक है। जैसे मान लो सपोज ये हमने देखा नेगेटिव z एक्सिस, नेगेटिव y और नेगेटिव x एक्सिस। तो पॉजिटिव x एक्सिस में क्या डिफाइन किया, आई कैप, ये ध्यान रखना, क्या डिफाइन किया, आई कैप, ये हमारे द्वारा ही डिफाइंड चीज़ है, तो आई कैप डिफाइन कर दिया। नेगेटिव x डायरेक्शन में क्या डिफाइन किया, माइनस आई कैप, यानी अगर कोई पर्सन x डायरेक्शन में जा रहा है तो कैसे लिखोगे, 30 आई कैप, नेगेटिव में तो माइनस 30 आई, y में जा रहा है तो क्या डिफाइन किया हमने, जे कैप, और नेगेटिव y में माइनस जे कैप, ठीक है। z डायरेक्शन में क्या डिफाइन किया हमने, k कैप, और नेगेटिव z डायरेक्शन में क्या डिफाइन किया, माइनस k कैप, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या हुआ कि अगर एक पर्सन अगर नेगेटिव y डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या लिखेंगे कि सपोज एक पर्सन इस डायरेक्शन में 60 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से जा रहा है, तो उसकी वेलोसिटी को क्या लिखेंगे अपन, 60 और माइनस जे कैप, यानी क्या लिख सकते हैं इसको, माइनस 60 जे कैप। इससे सीधा पता क्या चल रहा है कि एक पर्सन है जो किस डायरेक्शन में, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में 60 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है, ठीक है, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में 60 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। तो इससे पता चल गया कि हमें डायरेक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि यार वो नेगेटिव वाई डायरेक्शन में जा रहा है कि पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में। तो इतना लंबा लिखने की बजाय हमें क्या फ़ायदा हुआ, सिर्फ जे कैप, माइनस जे कैप, प्लस के कैप, माइनस के कैप, ये सब यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। एक वेक्टर क्वांटिटी का कंपोनेंट क्या बताता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि पूरा वेक्टर इसी पे डिपेंडेंट रहेगा, ठीक है। आज अभी अगर देखा जाए तो एक तरीके से रियल वेक्टर अब जा करके स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो आप ढंग से समझना इस चीज़ को। अगर ये आपको कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कैलकुलेट करने नहीं आता है तो आपको वेक्टर का क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है, आप वेक्टर अच्छे से नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं स्टार्टिंग में कि मान लो कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक 10 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। मान लिया हमने कितना, 2 kg का ऑब्जेक्ट है, 10 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है। दूसरा, इस केस में ऑब्जेक्ट 10 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। ये अगर मान लो 10 सेकेंड में वो ऑब्जेक्ट किधर मूव किया, इधर की तरफ मूव किया, कितना, 50 मीटर, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो, ये mkg मान लेते हैं हम लोग, ठीक है, इन जनरल मान लेते हैं कि 10 न्यूटन का फोर्स लगा mkg के ऑब्जेक्ट पे, ये 10 सेकेंड में 50 मीटर इस डायरेक्शन में मूव किया। अगर मैं यही फोर्स इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर किसी एंगल पे लगाना शुरू कर दूँ, यानी 10 न्यूटन का फोर्स हॉरिजॉन्टल के साथ किसी एंगल थीटा पे लगा रहा हूँ, तो अब एक बात बताओ, क्या ये ऑब्जेक्ट फिर से 10 सेकेंड में क्या 50 मीटर मूव कर पाएगा? नहीं, ये 50 मीटर मूव नहीं करेगा। ये हो सकता है 40 मीटर करे, हो सकता है 30 मीटर मूव करे, हो सकता है 20 करे, लेकिन 50 ये कभी भी नहीं करेगा। ये ऑब्जेक्ट 50 मीटर कभी भी डिस्प्लेस नहीं होगा। यानी ये क्या बता रहा है कि ऐसा क्या हो गया, लगा तो वही 10 न्यूटन ही रहे, इसमें भी 10 न्यूटन, इसमें भी 10 न्यूटन, इसमें बस थीटा चेंज किया, थोड़ा इंक्लाइंड होकर के लगा रहे थे। तो होता क्या है कि जैसे ही आप 10 न्यूटन इधर लगाते हो तो उसका पूरा का पूरा 10 न्यूटन इसको इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करने में जाता है। मतलब पूरा का पूरा 10 न्यूटन इस डायरेक्शन में इफेक्टिव रहता है। लेकिन अगर आप 10 न्यूटन किसी एंगल पे लगाते हो तो पूरा का पूरा 10 न्यूटन उसको डिस्प्लेस करने में नहीं जाता, उसका कुछ एक पार्ट जाता है। क्या होता है, उसका कुछ एक पार्ट जो होता है वो इसको इधर डिस्प्लेस करने में जाता है, ठीक है। तो यही जो पार्ट हम लोग निकालते हैं कि इसका इफेक्टिव पार्ट इधर के डायरेक्शन में कितना है या इसका इफेक्टिव पार्ट इधर के डायरेक्शन में कितना है, तो यही हमारा क्या बताता है, कंपोनेंट। अगर सपोज आप इस डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना चाहते हो, ठीक है, या फिर इस डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना चाहते हो, तो ये बताएगा कि इस 10 न्यूटन का कि इफेक्टिव वैल्यू इस डायरेक्शन में कितनी है, या इस 10 न्यूटन की इफेक्टिव वैल्यू इस डायरेक्शन में कितनी है,
ठीक है। तो यानी अगर कंपोनेंट निकालने का मतलब क्या हुआ, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर हम कंपोनेंट निकाल रहे हैं तो हमें ये बताता है कि उस पर्टिकुलर वेक्टर क्वांटिटी का कि इफेक्टिव वैल्यू इस डायरेक्शन में क्या है, ठीक है। यानी ये क्या बताएगा कि कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर along a direction, along a direction gives us that gives us effective value of that vector quantity, effective value of that vector quantity, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी इन दैट डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में इफेक्टिव वैल्यू क्या है उस वेक्टर की, वो हमें बताता है क्या, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। कि यार 10 न्यूटन का ही पार्ट कि 7 न्यूटन के बराबर लग रहा है, बराबर काम कर रहा है, या 6 न्यूटन के बराबर कर रहा है, या 3 न्यूटन के बराबर कर रहा है, ठीक है। तो जैसे मान लो हमने एक्स के डायरेक्शन में इसको एक्स माना, इसको वाई माना, तो ये क्या आएगा कि इस फोर्स का एक्स के डायरेक्शन में इफेक्टिव वैल्यू क्या है, ठीक है। और ये वाई में निकाला तो इस 10 न्यूटन का इस डायरेक्शन में इफेक्टिव वैल्यू क्या है। जैसे मैंने इस केस में बोला कि 10 न्यूटन पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेस करने में जाएगा, यानी इस 10 न्यूटन का पूरा पार्ट किस में जाएगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। यानी वर्टिकल डायरेक्शन में ये इसका कोई भी इफेक्टिव वैल्यू नहीं है, इसका कोई भी पार्ट वर्टिकल में इफेक्टिव नहीं होगा। तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, इफेक्ट कितना होगा इस 10 न्यूटन का, 0, ठीक है। तो यही हम लोग क्या बोलते हैं कि x, सपोज एक फोर्स वेक्टर लिया इसको, तो x कंपोनेंट को क्या लिखेंगे एफ एक्स से, y कंपोनेंट को क्या लिखेंगे एफ वाई, z कंपोनेंट एफ जेड, ठीक है। तो ये क्या बताएगा कि इफेक्टिव वैल्यू ऑफ, या इफेक्टिव वैल्यू ऑफ, ठीक है, फोर्स वेक्टर किसके अलॉन्ग, x डायरेक्शन, अलॉन्ग x डायरेक्शन, x डायरेक्शन में इफेक्टिव, इसको क्या बोलेंगे, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ फोर्स वेक्टर अलोंग वाई डायरेक्शन। समझ आई चीज कि वाई डायरेक्शन में इसकी इफेक्टिव वैल्यू क्या है, इसमें एक्स डायरेक्शन में इफेक्टिव वैल्यू क्या है। इसको समझने का एक और तरीका है, ठीक है, कि जैसे मान लो इफेक्टिव वैल्यू एक तरीके से और देखें कि अगर सपोज कोई एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, मान लो कोई वेक्टर इधर लग रहा है, ठीक है, एक वेक्टर हमने क्या लिया ए, तो हमें ये बताता है कि अगर इसके ऊपर पैरेलल लाइट इंसिडेंट किया जाए, ठीक है, इस वेक्टर के ऊपर अगर एक पैरेलल लाइट इंसिडेंट करे, ऐसे एक पैरेलल लाइट हम लोग इंसिडेंट करें, तो जो इस वेक्टर का शैडो फॉर्म होगा, उस शैडो की लेंथ बताता है हमें इस वेक्टर का कंपोनेंट उस पर्टिकुलर लाइन के लॉन्ग। जैसे मान लो हमें इस वेक्टर ए का कंपोनेंट निकालना है किसके लॉन्ग, एक्स के लॉन्ग, तो हमें ये क्या बताएगा कि लेंथ ऑफ द शैडो, सपोज हम लोग ये ऐसे लाइट पैरेलल डाल रहे हैं किसके परपेंडिकुलर, एक्स के परपेंडिकुलर, तो एक्स के परपेंडिकुलर डाल रहे हैं तो लेंथ ऑफ शैडो क्या होगा जी, अगर सपोज ऐसी पैरेलल लाइट इंसिडेंट करे तो ये शैडो ऐसी इतनी ही लेंथ का बनेगा, तो ये जो लेंथ ऑफ शैडो होगा ये हमारा क्या होगा, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स, तो इसको किससे डिनोट करते हैं, ए एक्स से। अगर y कंपोनेंट लिखना है तो y एक्सिस के परपेंडिकुलर आप एक ये पैरेलल लाइंस या पैरेलल लाइट फोकस करो, तो जो लेंथ ऑफ शैडो बनेगा वही क्या होगा हमारा y कंपोनेंट, तो इसको किससे डिनोट करेंगे, ए वाई। यानी कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एक तरीके से हमें क्या बताया कि लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ वेक्टर अलोंग दैट लाइन, यानी उस वेक्टर का जो शैडो उस लाइन के अलोंग बनेगा उसकी लेंथ होती है, ठीक है। कब, जब अगर एक पैरेलल लाइट इंसिडेंट करे, तो क्या लिख सकते हैं कि इट इज द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ वेक्टर, शैडो ऑफ वेक्टर along that line, along the line, ठीक है, कि जिसके अलॉन्ग हम लोग क्या करना चाहते हैं, कंपोनेंट निकालना चाहते हैं, ठीक है। इफ पैरेलल लाइट इज इंसिडेंट, पैरेलल लाइट इज इंसिडेंट
परपेंडिकुलर टू दैट लाइन, इंसिडेंट परपेंडिकुलर टू दैट लाइन। अगर उस लाइन के परपेंडिकुलर हमने एक पैरेलल लाइट इंसिडेंट की, तो जो उस शैडो की लेंथ बनेगी उस लाइन के लॉन्ग, वही क्या होगा उसका कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ टू डायमेंशनल वेक्टर। ठीक है, अब एक बात देखो, एक टर्म यूज किया मैंने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या हुआ, तो एक वेक्टर का जो कंपोनेंट है वो हम लोग किसी भी लाइन के लॉन्ग निकाल सकते हैं। हो सकता है कि एक वेक्टर ऐसा हो, इसका कंपोनेंट इधर एक बार निकाल रहे हैं और एक बार इधर निकाल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या बताएगा कि इस वेक्टर का इफेक्ट इधर की तरफ और इधर की तरफ निकाल सकते हैं। लेकिन अगर दो लाइन के अलॉन्ग निकाल रहे हैं, ठीक है, और वो दोनों लाइन क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है एक दूसरे, जैसे मान लो सपोज एक इस लाइन के अलॉन्ग निकाल रहे हैं इस वेक्टर का कंपोनेंट, और एक इसके परपेंडिकुलर लाइन के लॉन्ग, इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन के लॉन्ग अगर कंपोनेंट निकाल रहे हैं, तो ऐसे वेक्टर जो ये जो कंपोनेंट होंगे उनको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ठीक है, जैसे मान लो सपोज अगर हम लोग बात करें किसकी, एक एक्स एक्सिस की और वाई एक्सिस की, और अगर इसमें कोई एक वेक्टर है तो ये क्या बताएगा, एक कंपोनेंट एक्स के लॉन्ग और एक कंपोनेंट वाई के लॉन्ग, और ये एक्स और वाई दोनों क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो हम इन कंपोनेंट को क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। कि ए वेक्टर का ये कि एक्स के लॉन्ग और वाई के लॉन्ग जो कंपोनेंट होगा वो कैसा कंपोनेंट होगा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ठीक है, तो चलो मान लेते हैं कि दो एक प्लेन में, मतलब जो एक्स वाई एक्सिस के लॉन्ग एक वेक्टर है, इसका कंपोनेंट कैसे निकालते हैं। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। सपोज एक वेक्टर ये रहा, ये एंगल कितना फॉर्म कर रहा है, थीटा। हमें अगर कंपोनेंट निकालना है तो ये हमारा कौन सा होगा, एक्स कंपोनेंट, और ये जो होगा ये वाई कंपोनेंट, यही होगा। अब एक बात देखो, ये ए वाई, तो इसको भी क्या लिखेंगे, ए वाई, नाम दे दिया ओ ए एम। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी, ए एक्स और ए वाई की। तो चलो कॉस थीटा की वैल्यू देखते हैं। कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, क्या आएगा, ओ एम अपॉन कितना, ओ ए, यही आएगा। हमारा वैल्यू किसकी निकालनी है, ओ एम की, तो यहाँ से ओ एम इक्वल्स टू किसके बराबर, तो ओ ए कॉस थीटा, ओ ए कॉस थीटा। और ओ ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है कि ये वेक्टर ए जो है इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है कितना, ए के बराबर। कितना दे रखा हमने, ए के बराबर, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, और ओ एम को क्या लिखेंगे, ए एक्स इक्वल्स टू ए कॉस थीटा। ए एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा, ए कॉस थीटा। और अगर साइन थीटा कैलकुलेट करें तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो क्या आएगा, ए एम अपॉन कितना, ओ ए। तो यहाँ से ए एम की वैल्यू किसके बराबर, तो ओ ए साइन थीटा, तो ओ ए की वैल्यू किसके बराबर, तो ए साइन थीटा, और ए एम को क्या लिखेंगे, ए वाई। तो यहाँ से वाई कंपोनेंट ऑफ ए जो आया वो क्या है, ए साइन थीटा, और एक्स कंपोनेंट ऑफ ए क्या है, ए कॉस थीटा। ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा जो एक्स कंपोनेंट आएगा वो कॉस आएगा और वाई कंपोनेंट साइन आएगा। ठीक है, देखते हैं कैसे। जैसे मान लो कि ये वेक्टर सब, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, वही वेक्टर ले रहे हैं, ठीक है, ए वेक्टर, लेकिन ये थीटा अगर सपोज इसके साथ एंगल दिया हो कि वाई एक्सिस के साथ, तो ये हमारा क्या होगा, एक्स कंपोनेंट ए एक्स, और ये क्या होगा, ए वाई। ये भी एक तरह से ए एक्स और ये भी क्या होगा, ए वाई। फिर से नाम लेते हैं, ओ ए एन, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने। ठीक है, तो चलो देखते हैं, अगर मान लो कॉस थीटा की वैल्यू निकालें तो कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी ओ एन अपॉन कितना, ओ ए के बराबर। तो यहाँ से ओ एन की वैल्यू, तो ओ ए कॉस थीटा, और ओ ए किसके बराबर, ए, तो यहाँ से ए कॉस थीटा, और ओ एन जो है वो हमारा क्या है, वाई कंपोनेंट। यहाँ से देखो तो वाई कंपोनेंट अब क्या है, ए कॉस थीटा। लेकिन अगर साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करें तो साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो क्या आएगा, ए एन अपॉन ओ ए, यानी ओ ए
ए एन को क्या लिख सकते हैं, ए एन इक्वल्स टू ओ ए साइन थीटा। तो ओ ए की वैल्यू किसके बराबर, ए, तो यहाँ से कितना आएगा, ए साइन थीटा, और ये कौन सा है, ए एक्स। अब यहाँ से देखो क्या रिजल्ट आ रहा है, यहाँ पे x कंपोनेंट a cos थीटा, y कंपोनेंट a साइन थीटा, यहाँ पे y कंपोनेंट cos थीटा और x कंपोनेंट साइन थीटा। ये अगर ऑब्जर्व करें इसको तो ये क्या आ रहा है कि जिसके साथ अगर एंगल फॉर्म हो रहा है, अगर उसके अलोंग कंपोनेंट निकालना है, ठीक है, जैसे यहाँ x के साथ एंगल फॉर्म हो रहा था, अगर इसके अलोंग कंपोनेंट निकालना है तो cos, और परपेंडिकुलर वाले के लिए साइन। यहाँ पे y के साथ एंगल फॉर्म हो रहा है तो उसके अलोंग कंपोनेंट cos, और ये परपेंडिकुलर वाला है यानी x वाले के साथ साइन। तो जब भी अगर सपोज जिस लाइन के अलोंग अगर कंपोनेंट निकालना है, अगर उसके अलोंग उसके साथ थीटा दिया हुआ है तो cos, और जिसके उसके परपेंडिकुलर वाले के अलोंग साइन कंपोनेंट। तो चलिए एक बार देख लेते हैं, जैसे मान लो ये सपोज हमने देखा ये x एक्सिस ये y एक्सिस होगा, ठीक है, एक वेक्टर a है, इसका ये कंपोनेंट ये सपोज 30 डिग्री है, एंगल कितना 30 डिग्री, ए का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है 10 न्यूटन, कोई एक फोर्स वेक्टर है। अगर इसके लॉन्ग यहाँ से अगर इसका एक्स कंपोनेंट निकालना हो और वाई कंपोनेंट, तो देखो एक्स कंपोनेंट निकालना और वाई कंपोनेंट, सीधा देखो एक्स के साथ एंगल बना है, सीधा लिख दो भाई ए कॉस 30 डिग्री, कितना 10 कॉस 30 डिग्री, यानी कितना 5√3। ए वाई दे रखा है इसके परपेंडिकुलर, तो क्या आएगा साइन, तो ए साइन 30 डिग्री, तो कितना आएगा, तो 10 साइन 30 डिग्री मतलब 5 न्यूटन, ठीक है। अगर वही दे दिया हो, जैसे सपोज अगर एक वेक्टर ऐसा दिया हो, ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया वाई एक्सिस हो गया, ठीक है, सपोज इधर की तरफ एक 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है, ये एंगल कितना है 37 डिग्री, ठीक है, इसको बी वेक्टर मान लेते, ठीक है। अब इसका एक कौन सा होगा, ये एक्स कंपोनेंट, और ये कौन सा वाई कंपोनेंट, एंगल किसके साथ दिया हुआ है एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, दो वैल्यू आती है, एक 37 और 53, वो काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, तो पहले देख लेते हैं एक बार। तो ये 37 और 53 की वैल्यू हम लोग याद रखेंगे, ये 37 अगर ये 53 है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3, ये 4, ये 5, तो जैसे cos 37 तो बेस अपॉन हाइपोटेनस कितना 4/5, साइन 53 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 4/5, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो चलो एक्स कंपोनेंट निकालते हैं, बी एक्स इक्वल्स टू और बी वाई किसके साथ एंगल है एक्स एक्सिस के साथ, तो चलो भाई बी कॉस 37, वाई के साथ एंगल तो बी साइन 37, ठीक है। बी का मैग्नीट्यूड कितना 20 कॉस 37, तो आओ कॉस 37 क्या हुआ बेस अपॉन हाइपोटेनस, कितना आ जाएगा 4/5 मतलब कितना हो जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड। वाई कंपोनेंट तो ये कितना 20 साइन 37 तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस कितना आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ऐसे जो भी कंपोनेंट दिया हो, जिसके साथ एंगल दिया हो उसके लिए कॉस, जिसके साथ एंगल नहीं दिया हो परपेंडिकुलर वाले के लिए साइन। तो ये तो 2 डायमेंशनल वेक्टर का था, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग इनको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो देखेंगे और इनका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ठीक है।